नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 10 की। इतिहास का अध्याय 10 जिसका शीर्षक है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को और आगे बढ़ते हैं इस रोचक सफर की ओर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके समक्ष इस अध्याय का पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों, इस अध्याय में हम सबसे पहले जानेंगे मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति के विषय में। इसके बाद इस अध्याय में हम बात करेंगे कुछ नए राज्यों के उदय के विषय में। इसके बाद में हम कुछ पुराने प्रांतों को भी देखेंगे, जानेंगे, और इसके साथ ही हमें जानने का अवसर मिलेगा राजपूतों की वतन जागीरी। और अंत में हम जानेंगे आजादी हासिल करना, है ना। उन्हीं राजपूतों के विषय में यह शीर्षक होगा जिनकी वतन जागीरी के विषय में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और अंत में अन्यत्र में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वह होगा फ्रांसीसी क्रांति। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह जो अध्याय है यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और इसके पीछे एक कारण भी है। वह कारण यह है कि यह जो अध्याय है यह आपकी कक्षा 7 का इतिहास का अंतिम अध्याय है ना। और जब आप 8वीं में इतिहास पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी कक्षा 7 का इतिहास और कक्षा 8 का इतिहास जो आपस में जुड़ा हुआ है, संबद्ध है, उसे जोड़ने का कार्य कर रहा है आपका यह अध्याय 10, ठीक है। यह दोनों इतिहासों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है, तो इसे पढ़ना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है इन मायनों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं कि इस अध्याय में क्या कुछ वह खास है जो हमें पढ़ने का मौका मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि 1765 का जो समय था, है ना, वो आते आते ब्रिटिश सत्ता जो है वह पूरे भारत, खास करके पूर्वी भारत के बड़े हिस्से को वह हड़प लेती है ना। आप जानते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। यह हमने अध्याय 4 में पढ़ा था, है ना। आपको अगर याद हो तो अध्याय 4 में हमने मुगल सम्राटों के विषय में पढ़ा था। तो हम बाबर से शुरू करते हैं, फिर हुमायूं, अकबर, है ना, जहांगीर, शाहजहां से होते हुए हम पहुंच जाते हैं कहां पे, औरंगजेब तक। और हम यह मान लेते हैं कि औरंगजेब जो है वह अंतिम मुगल शासक है। इसके बाद भी मुगल शासक हुए लेकिन वह इतने शक्तिशाली नहीं थे। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक है वह कौन, औरंगजेब है, ठीक है ना। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में बहुत सारी राजनीतिक शक्तियों का उदय होता है। इसके साथ ही दोस्तों हम आगे देखेंगे कि 1689 में, है ना, दक्कन में औरंगजेब ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और साम्राज्य के जो सैन्य और वित्तीय संसाधन है इसको खर्च कर दिया, ठीक है। और औरंगजेब के शासनकाल में दोस्तों जो सूबेदार, है ना, सूबेदार शब्द से आप परिचित है भली भांति, है ना। आपने पहले अगर वीडियो देखे हैं तो यह शब्द से आप पूर्णतः परिचित होंगे। तो सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन जैसे कि दीवानी या फिर फौजदारी मामले हो गए, है ना, इस पर वह नियंत्रण रखते थे, दोनों ही मामलों पर। अब ये दीवानी या फौजदारी क्या होता है यह भी हमें इस अध्याय में देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हमें यह भी जानने को मिलेगा कि कुछ अफगानी शासक जैसे अहमद शाह अब्दाली, है ना, यह क्या करते हैं कि 5 बार जो है उत्तरी भारत पर आक्रमण कर देते हैं और लूटपाट मचाते हैं, ठीक है ना। शाह आलम द्वितीय, वह भी, उसकी भी हत्या हो जाती है और जो 2 अलग बादशाह होते हैं, अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय, उनको अभिजात जो है वह अंधा कर देते हैं। वह सब भी हमें इसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम कुछ जगहों के बारे में भी पढ़ेंगे जैसे कि हैदराबाद, है ना। अब हैदराबाद में क्या क्या हुआ, जैसे निजामुल मुल्क, है ना, आसफ जाह, निजामुल मुल्क आसफ जाह जो है वह संस्थापक होता है हैदराबाद का, है ना। और मुगल बादशाह फर्रुखशियर के दरबार का एक, मतलब ये शक्तिशाली सदस्य था, कौन, आसफ जाह। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह मैं पहले से आपको थोड़ा बहुत इसलिए बता दे रहा हूं ताकि एक रूपरेखा जो है इस अध्याय के विषय में वह तैयार हो जाए, है ना। इसके बाद में हम अवध की बात करेंगे, ठीक है ना। इसका जो संस्थापक है वो बुरहानुल मुल्क सादत खान को माना जाता है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं सादत खान की तो 1722 में यह अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था,
ठीक है ना। इसने अवध में मुगलों का जो प्रभाव था उसको कम करने के लिए मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों की जो संख्या थी उसमें कटौती कर दी थी। ठीक है ना, किसने? सादत खान ने। इसके बाद हम बात करेंगे बंगाल की। अब इसके संस्थापक की अगर मैं बात करूं तो कौन है? मुर्शिद कुली खान। ठीक है ना, यह बंगाल का नायब था। ठीक है ना, और सूबेदार से इसकी प्रतिनियुक्ति हुई थी प्रांत के। मुर्शिद कुली खान जो है दोस्तों, वह औपचारिक रूप से यानी कि फॉर्मेलिटी के बेस पे कभी भी सूबेदार नहीं बना था। ठीक है ना। इसके बाद में हम राजपूतों की वतन जागीरों के विषय में पढ़ेंगे, है ना, और अंत में फिर हम जो है सिखों, जाटों, मराठा से होते हुए पहुंच जाएंगे फ्रांसीसी क्रांति की ओर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर यह एक मानचित्र दिया हुआ है ना, आप इसे देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, इसमें यह बताया है कि उस समय मुगल साम्राज्य कितना फैला हुआ था, कितना विस्तार था उसका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, यहां से होते हुए जो है मुगल साम्राज्य का जो विस्तार है वो पूरा यहां तक देख रहे हैं आप, कितना विस्तृत रूप से फैला हुआ था। ठीक है ना, तो यह इसमें बताने का प्रयास किया गया है। 1700 के आसपास की ये कहानी है। आइए पहले पैराग्राफ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यह पहले पैराग्राफ में दोस्तों हमें यह बताया जा रहा है कि जो मानचित्र 1 और मानचित्र 2 हैं, उनसे उन्हें हमें ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहा जा रहा है। तो मानचित्र 1 मैंने भी आपको दिखाया है ना, और यह है मानचित्र 2। ठीक है ना, मानचित्र 2 में विशिष्ट रूप से हमें यह बताया गया है दोस्तों कि ये जो जमीन आप देख रहे हैं ना, ये वाली जगह, इसको ध्यान से देखिए, यह वह जगह है जो कि किसके अंतर्गत क्षेत्र में आती है? ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्र में आती है। ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे, यह सब ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्र में आने वाली जगह है। 18वीं शताब्दी के मध्य की बात हो रही है। ठीक है ना, तो मानचित्र 1 और 2 को हमसे देखने के लिए कहा जा रहा था, और हमें यह बताया गया है कि 18वीं शताब्दी की जो शुरुआत होती है ना, इसको कहा जाता है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान। जो उपमहाद्वीप है, इसमें कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घट जाती हैं। ठीक है ना, किस प्रकार की घटनाएं घटती हैं? कुछ उल्लेखनीय घटनाएं घटती हैं। अब वो घटनाएं क्या होती है, वह हमें इस अध्याय में देखने को मिलेगी, अवसर मिलेगा हमें इस अध्याय में उनके विषय में जानने का। ठीक है ना, और गौर करने के लिए हमसे कहा जा रहा है कि जो स्वतंत्र राज्य हैं इस समय, उनके उदय से, है ना, मुगल साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो किस तरह से बदल जाती है। ठीक है ना, स्वतंत्र राज्यों का उदय हो जाता है, और जो साम्राज्य की सीमाएं होती है मुगल साम्राज्य की, वह बदल जाती है, उनमें परिवर्तन हो जाता है। साथ ही साथ हमें यह भी देखने का मौका मिलेगा इस अध्याय में कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी कौन सी शक्ति? ब्रिटिश सत्ता, है ना, ब्रिटिश सत्ता जो है वह पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लेती। इस मानचित्र में इसी बारे में बताया गया है। यह मानचित्र हमें यही बताते हैं कि 18वीं शताब्दी तक यह एक ऐसी समय अवधि थी जब भारत में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, है ना, वह अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। यानी लंबे समय में कोई भी परिवर्तन होता है, यह तो हम सुनते और समझते आए हैं इतिहास में अभी तक के, है ना, लेकिन यहाँ पे हमें यह बताया गया है कि बहुत छोटे समय अंतराल में, बहुत छोटे समय में क्या हुआ, बड़ी तेजी से परिवर्तन होना शुरू हो गए। तेजी से जो है बदलनी शुरू हो गई राजनीतिक परिस्थितियां। ठीक है ना, तो वह हमें सब इस अध्याय में जानने को मौका मिलेगा। और इसके अलावा हमें यह भी जानने का मौका मिलेगा इस अध्याय में कि 18वीं शताब्दी की जो शुरुआत होती है ना, यानी कि उसका अगर मैं बोलूं कि पूर्वार्ध, है ना, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उससे लेकर के 1761 तक, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, जब पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है ना, तो उसके दौरान यहाँ पर बताया गया है कि उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई राजनीतिक शक्तियों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ है, जैसा मैंने आपको पाठ्यक्रम में बताया था, पहला शीर्षक मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने अध्याय 4 में देखा था कि मुगल साम्राज्य जो है वह अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार से पहुंचा था, है ना, और
उसमें हमने बाबर से पढ़ना शुरू किया था, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, है ना। आप जानते हैं किस प्रकार से होता है, मैंने आपको अध्याय 4 में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार देख सकते हैं। और 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने किस तरह के अलग अलग संकट आते हैं, तरह तरह के, है ना, और वो संकट खड़े होने लगते हैं। और ऐसा अनेक कारणों से होता है ना। कोई एक कारण इसके लिए जिम्मेदार है ऐसा नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। दोस्तों, औरंगजेब जो कि अंतिम शासक के रूप में जिसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि वो अंतिम सबसे शक्तिशाली शासक था, है ना, ऐसा नहीं है, इसके बाद भी जो है मुगल साम्राज्य में शासक थे, लेकिन वह जो थे वह इतने शक्तिशाली नहीं बचे थे। तो औरंगजेब ने दक्कन में यहाँ पे जो है सन दिया गया है 1679, है ना। इससे एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को जो है बहुत अधिक खर्च कर दिया था, ठीक है ना। दोस्तों, क्या होता है जब भी युद्ध होते हैं या लड़ाई होती है तो सिर्फ हथियारों का नुकसान हो रहा है ऐसा नहीं है ना। अर्थव्यवस्था पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि सारे संसाधनों का जो उपयोग है उस समय किया जाता है, ठीक है ना। तो वित्तीय व्यवस्था डगमगाती ही है और जान का खतरा होता है वह अलग, है ना। बहुत बहुत सारे नुकसान होते हैं जब भी एक युद्ध होता है, एक लड़ाई होती है। तो ऐसा ही उस समय भी हुआ, ठीक है ना। औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे दोस्तों, ठीक है ना, उनका जब शासनकाल था तो हम कह सकते हैं कि उनके शासनकाल में साम्राज्य का जो प्रशासन है ना, उसकी कार्यकुशलता समाप्त होने लग गई थी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता जो है वो क्या होने लगी, समाप्त होने लगी, ठीक है ना। और क्या हुआ, और जो मनसबदार थे, है ना, यह आप शब्द से परिचित है, मनसबदार क्या होता है। तो मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना जो है वह क्या हो गया था, कठिन हो गया था। किसके लिए, केंद्रीय सत्ता के लिए, है ना। ऐसा होता है ना दोस्तों की जो सेंटर में होता है, जो केंद्र में होता है, वह क्या करता है, सब पे अपना नियंत्रण रखता है। लेकिन इस समय जो है वह क्या हो गया था, कठिन हो गया था। किस पर नियंत्रण रखना, मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों पर, ठीक है। दोस्तों, सूबेदार, है ना, सूबेदार के रूप में जो अभिजातों को नियुक्त किया गया था ना, जो कि अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों ही प्रकार के कार्यालयों पर नियंत्रण रखा करते थे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो राजस्व शब्द आया है ना, इसका संबंध है दीवानी मामलों से और प्रशासन का संबंध है फौजदारी मामलों से, ठीक है। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे जब भी यह दो शब्द आए, दीवानी एवं फौजदारी, इस अध्याय में, तो आप याद रखेंगे, स्मरण रखेंगे कि इसका संबंध राजस्व और प्रशासन से है इस अध्याय के लिए, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये दोनों ही, दीवानी और फौजदारी, दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो मुगल साम्राज्य के जो विशाल क्षेत्र थे, है ना, उन पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां क्या हो जाती थी, मिल गई थी। जैसे जैसे दोस्तों सूबेदारों ने प्रांत पर अपना नियंत्रण जो है वह मजबूत कर लिया, सुदृढ़ कर लिया, तो क्या हुआ कि जो राजधानी है वहां पर पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती चली गई। अब क्या होगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए आप जो है एक जमीन के बड़े भूभाग के राजा है, ठीक है ना। अब आपने 10 लोगों को जो है वह सूबेदार बना दिया है, अपने क्षेत्रों से वह राजस्व वसूल करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन वो सूबेदार अगर आपके नियंत्रण से धीरे धीरे मुक्त होने लगे या स्वतंत्र होने लगे, तो वह क्या करेंगे, फिर आप तक के वह राजस्व पहुंचाने वाले नहीं है। क्या होगा, बहुत कम मात्रा में पहुंचाएंगे, सिर्फ औपचारिकता के लिए। तो यही हुआ, राजधानी में पहुंचने वाला जो राजस्व था उसकी मात्रा में क्या हो गई थी, कमी आ गई थी। लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा कि जैसा कि अध्याय की शुरुआत में हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि कोई एक कारण नहीं था मुगल साम्राज्य के पतन का, अनेक कारण थे, है ना। तो वह सब भी हमें इस अध्याय में आगे जानने का मौका मिलेगा। आप बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी क्या कर दिया था दोस्तों, गंभीर बना दिया था। देखिए एक कारण और हमारे सामने आ गया है। क्या होने लगा था कि जो उत्तर और पश्चिम भारत है, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम मतलब हमारा जो भारत का नक्शा है वह कुछ इस प्रकार से है ना। रफली मैं ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे। कुछ इस प्रकार से हमारे भारत का नक्शा है, मान लीजिए।
और उत्तर पश्चिमी भारत की बात हो रही है, यानी ये वाले हिस्से से लेकर के इस वाले हिस्से की बात हो रही है। ठीक है ना, उस समय तो यहाँ पे भी था भारत। तो इस हिस्से की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर जो जमींदार और किसान थे, इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था और किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिए थे। और ये विद्रोह और आंदोलन की वजह से ये जो समस्याएं थी ये और भी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। ठीक है ना। कभी कभी दोस्तों ये जो विद्रोह है ये किसके लिए होते थे? जो करों को बढ़ा दिया जाता था। कर यानी कि टैक्स, है ना, बढ़ा दिए गए तो उनके लिए विद्रोह शुरू हो गए, है ना। तो बड़े हुए करों के भार के विरुद्ध यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, किए गए थे। और कभी कभी दोस्तों ये होते थे इसलिए क्योंकि जो शक्तिशाली सरदार थे ना, वह क्या करते थे, अपनी स्थिति यानी उनकी जो स्थिति थी उसको मजबूत बनाने के लिए, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए कोशिश किया करते थे। ठीक है ना दोस्तों। आगे फिर इस पैराग्राफ में हमें यह बताया है कि अतीत यानी कि इतिहास में भी क्या होता है, पहले के समय में भी जो विद्रोही समूह हुआ करते थे उन्होंने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। लेकिन तब में और अब में अंतर क्या था कि अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। ठीक है ना। यह विद्रोह को आप समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से यह विद्रोह अलग है पहले जो हो रहे थे उनसे, क्योंकि इन इन विद्रोहों में क्या हुआ कि अपनी जो स्थिति थी उसको मजबूत करने के लिए इन्होंने क्या किया, संसाधनों का, आर्थिक संसाधनों का उपयोग किया। और दोस्तों जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों और अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, वैसे वैसे औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक नहीं पा रहे थे। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी कोई राजा होता है ना तो वो अपनी प्रजा की वजह से राजा होता है। ठीक है ना। अगर प्रजा ने मानने से इनकार कर दिया कि यह हमारा राजा है तो फिर काहे का राजा, कैसा राजा। ठीक है ना। तो हर राजा को, जिन जिन राजाओं ने इस बात को गहराई से समझा कि वह, उसका जो अस्तित्व है, जो राजपाट है, वह उसकी प्रजा की वजह से है और उसने अपनी प्रजा की सुख समृद्धि का ध्यान रखा, वही सफलतापूर्वक जो है शासन चलाने में सफल रहा, है ना। यह हमें इतिहास से सीख लेना चाहिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों इस बॉक्स को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका शीर्षक है भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। तो चलिए इसको मैं शब्दशः पढ़ने का प्रयास करूंगा, जैसा लिखा है वैसा पढ़ूंगा, अगर कुछ कठिन हुआ तो आपको समझाऊंगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर यह बताया गया है कि एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है। दिवालियापन मतलब किस प्रकार से वह बर्बाद हो गई, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से वित्तीय। पढ़ते हैं क्या लिखा इन्होंने। बड़े जमींदार निसहाय और निर्धन हो गए हैं। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाया करते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। उनके स्थानीय गुमाश्ते का एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं। ठीक है। उनके स्थानीय गुमाश्ते एक तरह से क्या बने रहते हैं, किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं। जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है, जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उससे आशा की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई लड़ने के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहां से देंगे। दोस्तों इस पैराग्राफ में हमें यही बताया गया है कि किस प्रकार से जो है कृषक लोग थे उनकी स्थितियां मजबूत हो गई थी। उन्होंने अब कर इत्यादि देने से इनकार कर दिया था, है ना। और क्या हुआ कि पहले की स्थिति बताई है कि स्वयं किसान जो अपने ऋणदाता के वश में रहता है, जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता तब तक कि वह उसका कर्जदार रहता है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर यह बताया गया है दोस्तों कि जो पूरी की पूरी व्यवस्था का जो प्रशासन है वो इतना ज़्यादा चकनाचूर हो जाता है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, है ना, कि किसान जो है वह अपनी फसल के जरिए एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि सोना बटोरता है, यानी कि बहुत लाभ प्राप्त करता है, लेकिन जो उसका मालिक जमींदार है वहां का, उसको एक तिनके का टुकड़ा भी यहाँ पर नहीं मिलता है। और आप सोच ही सकते हैं कि जब यह सब चीजें प्राप्त नहीं होंगी, है ना, तो वह किस प्रकार से अपनी सेना रखेगा, कैसे रख सकता है, यह तो संभव ही नहीं है।
यहाँ पर हमें यही बताया गया है। फिर आगे दोस्तों हमें बताया गया है कि यह जो आर्थिक और राजनीतिक संकट थे, इसी के दौरान, इसी के मध्य में जो ईरान के एक शासक का जिक्र आता है जिसका नाम है नादिर शाह। ठीक है ना, 1739 की कहानी होती है। उस समय ये 1739 में क्या करता है, जो नादिर शाह है ये दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। और क्या करता है, आक्रमण करने का उद्देश्य तो एक ही है दोस्तों, आप जानते हैं, लूटना, है ना। तो संपूर्ण नगर को जो है लूट कर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत जो है वह ले जाता है। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसके आक्रमण के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे इसका आक्रमण होता है, इसके ठीक बाद में क्या होता है कि अफगान का जो शासक है जिसका जिक्र यहाँ पर आता है, अहमद शाह अब्दाली, है ना। तो अहमद शाह अब्दाली जो है यह आक्रमण करता है, लगातार आक्रमण करते जाता है बार बार, है ना। 1748 से लेकर 1761 के बीच की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस किताब में जो बताया गया है वह है कि 5 बार जो है यह उत्तरी भारत पर आक्रमण कर देता है और लूटपाट मचाता है। ठीक है ना, समझ गए आप। 1748 से 1761 के मध्य कितनी बार आक्रमण करता है, 5 बार। ठीक है ना, कौन, अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगान का शासक है। अब यहां पर देखते हैं यह बॉक्स में क्या जानकारी दी गई है। इसका शीर्षक है नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। चलिए इसको पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। चित्र को देख रहे हैं आप, है ना, ये 1779 का जो है एक नादिर शाह का चित्र है। दोस्तों नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन जो उस समय के समकालीन प्रेक्षक है उन्होंने कुछ इस प्रकार से किया है। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस प्रकार से किया है, जो यहाँ पे लिखा है, मैं शब्दशः आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अब देखिए दोस्तों इसने कितना कुछ लूटा यहाँ से, ठीक है ना, यह आपको यहाँ पे जानने का मौका मिलेगा। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के। अब आप देखिए ये जो आंकड़ा दिया है ना 60 लाख, इसको आप कम मत समझिएगा, अभी आगे कहानी करोड़ पे पहुंचने वाली है। तो 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, ठीक है, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें ले गया। कौन ले गया, नादिर शाह। जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जैसे जैसे तख्ते ताऊस। तख्ते ताऊस का मतलब है दोस्तों मयूर सिंहासन। दोस्तों इसके अलावा एक और वृत्तांत मिलता है ना, इस पर जो दिल्ली के आक्रमण हुआ दिल्ली पर, उसके प्रभाव का वर्णन मिलता है, वह भी मैं आपके सामने पढ़कर रखना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा है, जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए हैं। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग अलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। नया शहर यानी कि शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया है। नादिर शाह ने शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, है ना, किस प्रकार से इनके हमले हुए और कैसे इन्होंने जो है लूट मचाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को, क्या कुछ दिया है इसमें। दोस्तों यहाँ पर हमें यह बताया है कि साम्राज्य जो था उस पर सभी ओर से दबाव पड़ रहा था उस समय, ठीक है, लेकिन इतना ही जो नहीं था, जो काफी था। इसके अलावा जो अभिजात थे उनके अलग अलग समूह की जो पारस्परिक प्रतिद्वंदिता थी, है ना, प्रतिद्वंदिता थी, उसने उसे और भी क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। किससे दोस्तों, साम्राज्य को। ठीक है ना। अब ये अभिजात जो है इनको हमें समझना पड़ेगा कि ये दो गुटों में बटे हुए थे, बड़े गुटों में। ठीक है ना। अब ये दो बड़े गुट कौन कौन से थे, देखिए, ईरानी और तुरानी सबसे पहले, है ना, ये तुर्क मूल के थे। काफी समय तक जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि परिवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहा करते थे। दोस्तों बहुत ज्यादा अपमान की स्थिति कब पैदा हो गई, तब जब जो दो मुगल बादशाह, कौन कौन, एक तो फर्रुखशियर, है ना, 1713 से 1719 के बीच की कहानी है, और आलमगीर द्वितीय जो कि 1754 से 1759,
के बीच की कहानी है, इनकी हत्या हो जाती है और जो दो अन्य बादशाह हैं, कौन कौन, अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय, उनको अभिजात क्या कर देते हैं, अंधा कर देते हैं। ठीक है, तब बहुत ज्यादा अपमान की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है ना। अब अगला शीर्षक है दोस्तों नए राज्यों का उदय, जो इसके जो पहले का जो हमारा शीर्षक था उससे संबंधित है। आइए पढ़ते हैं, जानते हैं इसको भी क्या कुछ खास दिया है। इससे पहले आप ये चित्र देख सकते हैं, है ना, एक अभिजात का दरबार है, इसमें फर्रुखशियर जो है वह स्वागत कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। दोस्तों इस पैराग्राफ में आपको विशेष रूप से यह बताया गया है कि जो मुगल सम्राट थे ना, जैसे जैसे उनकी सत्ता का पतन होते चला गया, यानी वह अपने नाश की ओर बढ़ते चली गई, वैसे वैसे क्या हुआ कि जो कुछ बड़े बड़े प्रांत थे ना, वहाँ के जो सूबेदार हुआ करते थे, ठीक है ना, और जो बड़े जमींदार थे, उन्होंने क्या किया कि उस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी जो शक्ति थी उसको और ज्यादा प्रबल कर लिया, और ज्यादा मजबूत बना लिया। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं 18वीं शताब्दी की, तो 18वीं शताब्दी के दौरान जो मुगल साम्राज्य है दोस्तों, वह धीरे धीरे कर करके बहुत सारे स्वतंत्र क्षेत्रों के रूप में या स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों के रूप में क्या हो जाता है, बिखर जाता है ना, वह एक नहीं रहता। ठीक है, तो मोटे तौर पर हमें यहाँ पर यही बताया गया है कि जो 18वीं शताब्दी है दोस्तों, उसके राज्यों को जो है 3 समूहों में बांटा जा सकता है, परस्पर व्यापी 3 समूहों में बांटा जा सकता है। वो 3 समूह कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहले तो है अवध, बंगाल, है ना, और हैदराबाद जैसे राज्य। ठीक है, अब इन राज्यों को यहाँ पे क्यों लिया है दोस्तों? क्योंकि ये जो राज्य है ना, ये पहले मुगल प्रांत हुआ करते थे। ठीक है, और इन राज्यों के जो शासक थे वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। कहाँ कहाँ के, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अवध, बंगाल और हैदराबाद की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके शासक जो थे वो अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक के स्वतंत्र भी थे, है ना। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध जो थे वो नहीं तोड़े थे, यानी फॉर्मल रिलेशनशिप बना के रखे थे, है ना। दूसरे के लिए अगर हम बात करें तो दूसरे प्रकार ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र हुआ करते थे। ठीक है ना, इनको भी हम देखेंगे अभी आगे। अब इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था पहले कि मुगल साम्राज्य जब था तब क्या होता था कि वह जब शासकों को हरा देते थे लड़ाई में, तो उसके बाद में उनकी ईमानदारी देख करके, अपनी वतनों की वतन परस्ती देखकर, है ना, मात्र भूमि के लिए भक्ति भाव देख करके, अपनी प्रजा के लिए प्रेम भाव देख करके उनको वापस उनका राज्य लौटा दिया करते थे वतन जागीरों के रूप में, है ना। तो उन्हीं का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी जो थे शामिल थे। और तीसरी श्रेणी में दोस्तों आते हैं मराठे, सिख और जाटों के राज्य। ठीक है ना, ये विभिन्न आकार के थे और इन्हें कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद में क्या होता है, मुगलों से स्वतंत्रता इन्होंने छीनकर ले ली थी। अब पुराने जो मुगल प्रांत थे उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ, यानी उन राज्यों का उदय हो जाता है, उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, है ना। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी हमने पहले नंबर पे देखा अवध, बंगाल और हैदराबाद। ठीक है ना। अब दोस्तों ये तीनों के तीनों राज्य जो थे ये उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि इन तीनों के जो संस्थापक थे, जो जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, वह कौन कौन थे। अगर मैं बात करूं अवध की, तो वो थे सआदत खान। ठीक है, बंगाल की अगर मैं बात करूं तो वो थे मुर्शिद कुली खान, और हैदराबाद के कौन थे, आसफ जाह। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में दोस्तों कैसा था, एक ऊंचा स्थान हुआ करता था। ठीक है ना, मुगल बादशाहों को इन पर बहुत ही भरोसा था, बहुत ही विश्वास था। आसफ जाह, मुर्शिद कुली खान, दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा मिला हुआ था। ये क्या होता है दोस्तों, ये हम पिछले अध्यायों में देख चुके हैं, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप एक सीक्वेंस में, एक क्रम में सारे वीडियो देख रहे होंगे। बहुत सारी जानकारियां पिछले वीडियोस में मैंने आपको दी हैं। अगर आपने वह नहीं देखे तो कृपया करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, इतिहास एक कहानी है, कहानी का कोई भी हिस्सा छूट जाएगा तो कहानी समझने में कठिनाई होगी। ठीक है ना, तो एक क्रम से पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे यही बताया गया है कि 7-7 हजार जात का इनको दर्जा मिला था, जबकि सादत खान की जात का दर्जा जो था वह कितना था, 6000 था। ठीक है, अब हम इस शीर्षक को पढ़ ही रहे हैं कि पुराने मुगल प्रांत, तो इसमें हम बात करेंगे हैदराबाद की। दोस्तों आसफ जाह, जिसका पूरा नाम है निजामुल मुल्क आसफ जाह, 1724 से 1748 के बीच की कहानी है, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। और दोस्तों मुगल बादशाह फर्रुखशियर, है ना,
इनके दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। ठीक है ना। कौन? आसफ जाह। सर्वप्रथम दोस्तों उसे अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी, यानी एक सूबेदार बनाया था अवध का। ठीक है। और बाद में उसको दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। ठीक है। फिर 1720 से 22 का समय आता है, तो इसके बीच में ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से दोस्तों निजामुल मुल्क आसफ जाह जो है उसके पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। ठीक है। और दक्कन में होने वाले जितने भी उपद्रव थे और मुगल दरबार में चल रही जो प्रतिस्पर्धा थी उसका यह फायदा उठा लेता है और सत्ता को हथिया लेता है। ठीक है। और उस क्षेत्र का वास्तविक शासक कौन बन जाता है? निजामुल मुल्क आसफ जाह। ठीक है। आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लेकर आया था और दोस्तों वे दक्षिण में नए अवसर पाकर के बहुत ही प्रसन्न भी थे। ठीक है। इसने और क्या किया दोस्तों? मनसबदार नियुक्त किए। ठीक है। और इन मनसबदारों को वह जागीरें प्रदान कर देता था, मतलब उसने जागीरें प्रदान कर दी। ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बताया है कि हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक ही था, लेकिन फिर भी वह काफी आजादी से शासन को चलाता था। ना तो वह दिल्ली से कोई भी निर्देश लिया करता था और ना ही जो दिल्ली थी वह उसके कामकाज में किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप करती थी, यानी कोई भी हस्तक्षेप केंद्र से उसको नहीं प्राप्त होता था। मुगल बादशाह जो थे दोस्तों वह केवल निजामुल मुल्क आसफ जाह द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे कि ठीक है जो तुमने निर्णय लिया वह सही है। दोस्तों आप जानते हैं ना हम अभी हैदराबाद को पढ़ रहे हैं। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। दोस्तों आप जानते हैं कि हैदराबाद की स्थिति क्या है भारत के नक्शे में। ठीक है। और ऐसे में अगर यहाँ पर लिखा गया है कि यह पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र में स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करता था, तो आप समझ ही सकते हैं कि ऐसा होना तो स्वाभाविक था। पूर्व दिशा में निजामुल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था। लेकिन दोस्तों उसकी जो यह महत्वाकांक्षा थी उस क्षेत्र पर ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण इसकी क्या हो जाती है? रोक लग जाती है। ठीक है। निजाम की फौज, एक बॉक्स में छोटी सी जानकारी दी गई है, इसको मैं शब्दशः आपके सामने पढ़ूंगा। हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का एक वर्णन 1790। निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी है, उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते हैं। इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपए से ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अवध की। अभी हमने हैदराबाद को जाना, अब हम अवध को जानेंगे। दोस्तों इसकी स्थापना कौन करता है? सादत खान। पूरा नाम है बुरहान उल मुल्क सादत खान। ठीक है। इसको 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था दोस्तों। और मुगल साम्राज्य का जब विघटन हो जाता है आगे चल करके, है ना, तो दो राज्य बन जाते हैं। उनमें जो राज्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था वह यही था। दोस्तों इस राज्य यानी कि अवध को एक समृद्धशाली प्रदेश था। यह एक समृद्धशाली प्रदेश हुआ करता था जो कि गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का यह मुख्य मार्ग उसी में से होकर के गुजरता था। ठीक है। दोस्तों बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की जो सूबेदारी थी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथों में ले ली थी। ठीक है। और सूबे के जो राजनीतिक और वित्तीय सैनिक मामलों का जो था यह एकमात्र करता धर्ता बन गया था। यह जो चित्र आप देख रहे हैं ना स्पष्ट पर दाईं ओर, यह बुरहान उल मुल्क का ही चित्र है। ठीक है। दोस्तों बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में जो मुगल प्रभाव था उसको तो कम किया ही, मतलब करने की कोशिश की। और इसके चलते उसने क्या किया कि जो मुगलों के द्वारा अधिकारी नियुक्त किए गए थे ना, जिनको जागीरदार कहा जाता था, ठीक है ना, इनकी संख्या में कटौती कर दी। आप जानते हैं जागीरदार को ही इख्तादार कहा गया है। पहले हमने इख्तादारी प्रथा पढ़ी थी, है ना, आपको याद होगा। तो दोस्तों उसने जागीरों के आकार में भी कटौती कर दी थी और जो खाली स्थान बच जाते थे यानी कि रिक्त स्थान थे उस पर उसने अपने उन सेवकों को नियुक्त कर दिया था जो कि क्या थे? बहुत ही निष्ठावान थे। ठीक है ना। और उसके साथ हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के जो खाते थे और लेख थे उसकी जांचें करवाई जाती थी। ठीक है। नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त जो अधिकारी थे उनके द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया चला गया, है ना।
और उसने अनेक राजपूत जमींदारियों और रोहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया। दोस्तों, राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ जो उस समय हुआ करते थे, साहूकार और महाजन, उन्हीं पर निर्भर रहता था, है ना। राज्य को जब भी ऋण चाहिए था तो वो इन्हीं लोगों से लेता था। वहां की जो स्थानीय सेठ है, साहूकार है और महाजन है, ठीक है, तो निर्भर भी इन्हीं पे रहेगा। और दोस्तों, राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली जो लगाया करते थे इजारेदार, उनको देता था। अब इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन दे दिया करते थे और स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। ठीक है ना, आपको पूरी कहानी समझ में आ रही है। दूसरी ओर दोस्तों, जो इजारेदार थे उनको कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। ठीक है ना, कि करों का मूल्यांकन भी कर सकते थे, है ना, और एकत्र भी किया करते थे, यानी लोगों से इकट्ठा किया करते थे। और दोस्तों, इन परिवर्तनों के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप, जो साहूकार और महाजन थे, ऐसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लग गए। ठीक है, और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा था कि एक नहीं अनेक कारण है। ठीक है ना, तो वह सब हमें इस अध्याय में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, फिर अब बात आती है बंगाल की, जिसके संस्थापक कौन को माना जाता है? मुर्शिद कुली खान। तो दोस्तों, मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया और मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायाब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। जो सूबेदार नियुक्त करता है उसे कहा जाता है। यद्यपि दोस्तों, मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी भी नहीं बना। उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली और हैदराबाद और अवध के जो शासक था, उसी की तरह शासक थे, उन्हीं की तरह उसने भी क्या किया, राज्य के जो राजस्व प्रशासन था उस पर अपना नियंत्रण जमा लिया। दोस्तों, बंगाल के मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का जो है वह बड़े पैमाने पर फिर से निर्धारण किया, पुनः निर्धारण किया, ऐसा करने का आदेश दे दिया। जो सभी जमींदार थे उससे बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया जाता था। ठीक है, और इसके परिणाम से क्या हुआ दोस्तों, जो बहुत से जमींदार थे, महाजन थे, है ना, जमींदारों को क्या किया, महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था और जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी जमीन बड़े जमींदारों को क्या कर जानी पड़ती थी, बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार दोस्तों, 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज बन जाने से जमींदारों में काफी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद और अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खान के शासनकाल में, जो कि कब से कब तक था, 1740 से 1756 में, बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसके शासनकाल में दोस्तों, जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धिशाली हो गया था। ये अलीवर्दी खान का दरबार दिखाया गया है दोस्तों, है ना, 1740 से 1756, यानी कि 16 वर्षों की कहानी है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, आगे के पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उनमें से कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेगी। अब ये विशेषताएं क्या थी दोस्तों? सबसे पहली विशेषता ये थी कि जो बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति जो थे वह संदेहास्पद थे, जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। विशेष रूप से वे जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। दूसरा दोस्तों यह है कि उनके कर प्राप्त करने के जो तरीके थे वह क्या थे, मुगलों से अलग थे, यानी कि भिन्न थे। कर संग्रह यानी कि टैक्स वसूली करने के समय के लिए राज्य के अधिकारियों पर वह निर्भर नहीं रहते थे और 3 राज्य जो थे, हैदराबाद, अवध और बंगाल, ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदार जो थे उनके साथ ठेके कर लिए थे, है ना। अभी हमने ऊपर यही देखा था। इजारेदारी की जो प्रथा थी, जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी दोस्तों, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। ठीक है, और देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। ठीक है, इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था दोस्तों कि उनमें राज्य और जो धनी महाजन हुआ करते थे ना, उनके बीच में संबंध उभरने लग गए थे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने के लिए इजारदारों को पैसा उधार दिया करते थे और बदले में प्रतिभूति जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लिया करते थे और उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। इस प्रकार
पूरा का पूरा भारत, समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ रही थी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ जो बाईं और जानकारी दी हुई है इसको आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी। राणा प्रताप की बात हो रही है। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए थे। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। शीर्षक ही है राजपूतों की वतन जागीरी। चलिए पढ़ते हैं इससे। दोस्तों, बहुत से राजपूत घराने जो थे, विशेष रूप से यहाँ पर बात की गई है अंबर और जोधपुर के राजघरानों की। ठीक है, तो अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। ठीक है, और बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में दोस्तों क्या होता है, इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए थे। ठीक है ना। जोधपुर के राजा अजीत सिंह, इन्होंने भी क्या किया दोस्तों, जो मुगल दरबार था है ना, उसकी गुटीय राजनीति में अपने पैर फंसा दिए थे। दोस्तों, ये जो प्रभावशाली राजपूत घराने थे है ना, इनने गुजरात और मालवा के जो लाभदायक सूबे थे उनकी सूबेदारी का दावा किया, और जोधपुर के जो राजा हैं अजीत सिंह है ना, अभी जिनका जिक्र हो रहा था, उनको गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई थी। ठीक है, आप देख रहे हैं किस प्रकार दोनों राजाओं को जो है गुजरात और मालवा की सूबेदारी मिल गई है। और बादशाह जहांदार शाह ने, यहाँ पर एक बादशाह का जिक्र आ रहा है, जहांदार शाह 1713 है ना, इन्होंने 1713 में इन राजाओं की इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिशें की। दोस्तों, जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया, और दूसरी ओर क्या हुआ, अंबर ने भी क्या किया, बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। दोस्तों, 1740 के जो 10 साल थे है ना, दशक से राजस्थान में मराठों के जो अभियान थे, उन्होंने इन राजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया रजवाड़ों पर, जिससे क्या हुआ, उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। ठीक है, ये जानकारी जो दी है दाईं ओर मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए और यही किले सत्ता के केंद्र बने। दोस्तों, व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महले, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण, चित्तौड़गढ़ किला, राजस्थान संरचनाएं और अन्य इमारतें हुआ करती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी यानी कुएं, बावली जैसे कई जल निकाय उस समय हुआ करते थे। ये चित्र आप देख रहे हैं जयपुर में जंतर मंतर का चित्र है। ठीक है, दाईं ओर जो आपको दिख रहा है। अब जयपुर के राजा जयसिंह के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स जानकारी दी है, मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन। दोस्तों, राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। ठीक है दोस्तों, 12 वर्ष के लिए वह कहाँ के सूबेदार रहे, आगरा के, है ना, और 5 से 6 वर्ष के लिए वह मालवा के सूबेदार थे। उनके पास में एक विशाल सेना, तोपखाना और भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। ठीक है, अंबेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई सारे उपकरण हैं। ठीक है ना, ये जो चित्र आप देख रहे हैं मेहरानगढ़ किला है जोधपुर का। अगला शीर्षक है इसी राजपूतों की वतन जागीरी के अंतर्गत आजादी हासिल करना, इनको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले सिख की बात करते हैं। अध्याय 8 में दोस्तों हमने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। इससे पंजाब की क्षेत्रीय राज्य निर्माण को क्या मिल जाता है, बढ़ावा मिल जाता है। और जिक्र आता है गुरु गोविंद सिंह का, है ना। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पहले
उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 जब आता है दोस्तों तो उसमें गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद बंदा बहादुर जो है उनका नेतृत्व होता है। उनके नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए और उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। दोस्तों सतलुज और यमुना नदी इनके मध्य के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की और 1715 में बंदा बहादुर जो हैं उनको बंदी बना लिया जाता है और उसे 1716 में उन्हें मार दिया गया। दोस्तों 18वीं शताब्दी में बहुत सारे योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित कर लिया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। ठीक है, दल खालसा। और उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर यानी जब ये त्योहार आते थे तो अमृतसर में मिलता था। ठीक है, और इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरु के प्रस्ताव के रूप में जाना जाता था यानी कि गुरमत्ता कहा जाता था। दोस्तों सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। ठीक है, ये चित्र आप देख रहे हैं गुरु गोविंद सिंह का चित्र है। ठीक है, और ये महाराणा रंजीत सिंह की तलवार। राखी व्यवस्था स्थापित की। इसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ठीक है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका था। दोस्तों अहमद शाह अब्दाली इनने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। दोस्तों खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा कर दी थी। यह महत्वपूर्ण है दोस्तों कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। ठीक है ना, ये शिवाजी का चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया जिसने उनके क्षेत्र विस्तार पर पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों में उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया गया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेश मुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। दोस्तों 18वीं शताब्दी, ठीक है, 18वीं शताब्दी का जो अंतिम भाग था दोस्तों, अंतिम समय था, उसमें क्या हुआ कि जो सिख इलाके थे, है ना, सिख इलाके मतलब कहां से कहां तक की बात हो रही है, सिंधु से यमुना तक की बात हो रही है, जो यहां तक फैले हुए थे सिंधु नदी से यमुना नदी तक, ये अलग अलग शासकों में क्या थे, बटे हुए थे। इनमें से दोस्तों एक शासक का जिक्र आता है जो है महाराणा रंजीत सिंह। इन्होंने क्या किया, विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम कर दी और ऐसा करने के बाद 1799 में लाहौर को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया। किसने, महाराजा रणजीत सिंह ने। अब जिक्र आता है दोस्तों मराठा। ठीक है, पढ़ते हैं दोस्तों। मराठा राज्य की बात हो रही है, ये एक अन्य शक्तिशाली और क्षेत्रीय राज्य था। ठीक है ना, और यह मुगल शासन का लगातार विरोध कर रहा था। ठीक है, और विरोध करते करते उत्पन्न हो गया था। ठीक है ना। सबसे पहले जिक्र आता है दोस्तों शिवाजी का। 1627 से 1680 के बीच की कहानी है। इन्होंने शक्तिशाली योद्धा परिवार जो थे, देशमुखों जिनको कहा गया है, उनकी सहायता ली और उनकी सहायता से क्या किया, एक स्थायी राज्य की इन्होंने स्थापना कर दी। ठीक है, और दोस्तों अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुनबी मराठों की जो सेना है उसके मुख्य आधार इनके बन गए। दोस्तों शिवाजी ने आगे चलकर प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का क्या किया, प्रयोग किया। शिवाजी के बारे में आप जानते ही हैं, है ना। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात दोस्तों मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, है ना, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे थे। दोस्तों पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। कौन, पुणे।
दोस्तों पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया था। और दोस्तों उनकी सफलता का जो रहस्य था वह यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। इसके बाद दोस्तों यह बताया गया है 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य जो है इसका काफी विस्तार हो जाता है और धीरे धीरे करके पूरी सफलता के साथ में जो मुगल साम्राज्य की सत्ता थी उसको यह नुकसान पहुंचा देते हैं, ठीक है, क्षति पहुंचाते हैं। और आगे यह भी है कि 1720 का जो दशक होता है ना, यानी कि 10 साल, उसमें मालवा और गुजरात मुगलों से यह छीन लेते हैं। 1730 का जो दशक आता है वो आते आते मराठा नरेश उनको समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल जाती है और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। अब ये चौथ और सरदेशमुखी कर क्या है इसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ दोस्तों चौथ की, तो जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाला भू राजस्व का 25% यह कर होता है जो देना होता है और दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। बात आती है सरदेशमुखी की, तो दोस्तों दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा सरदेशमुखी कहलाता है। दोस्तों 1737 में, है ना, यहाँ पर इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, दिल्ली पर धावा बोल देने के बाद में जो मराठा थे दोस्तों वो प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से उनकी बढ़ती चली गई, ठीक है। और उत्तर में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो राजस्थान, है ना, और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा, तथा दक्षिण की बात हो रही है तो कर्नाटक और तमिल व तेलुगु प्रदेशों तक क्या होती है, फैल जाती है इनकी सीमाएं। और दोस्तों इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से क्या किया गया है, मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया है, लेकिन मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंटें अवश्य ली जाती थी, यानी भेंट की जो रकम थी वह ली जाने लग गई थी। औपचारिक रूप से तो क्या किया, उनको सम्मिलित नहीं किया, लेकिन उनसे भेंटें जो है वह ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से दोस्तों संसाधनों का भंडारा तो उन्हें मिल गया, लेकिन उसके लिए उन्हें कीमतें भी चुकानी पड़ी। दोस्तों मराठों के सैन्य अभियानों के कारण कुछ अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है, और इसके परिणाम से क्या होता है, मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई भी सहायता नहीं मिलती है। दोस्तों अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था क्या करी, तैयार करी, ठीक है ना। जब भी कोई इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था तो उस समय दोस्तों जो मराठा हुआ करते थे ना, वह उनका जो शासन था वह सुरक्षित हो जाता था, ठीक है। तो वहां स्थानीय परिस्थितियां जो थी उसको वह ध्यान में रखा करते थे और उनको ध्यान में रखा करते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग जो है वह करने लगते थे। इसी दौरान दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जो कृषि थी उसको प्रोत्साहित किया गया, है ना, व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। और इससे क्या हुआ दोस्तों, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदार जो थे, इनको शक्तिशाली जो सेनाएं थी वह खड़ी करने के लिए अनेक प्रकार के संसाधन मिल गए, है ना। देखिए इन्होंने कृषि को बढ़ावा दिया, है ना, प्रोत्साहित किया, व्यापार को फिर से पुनर्जीवित कर दिया, तो ऐसे में इनको संसाधनों की कमी तो होगी ही नहीं, ठीक है। 1720 का जो दशक आता है दोस्तों उसमें मालवा में मराठा अभियान ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास और समृद्धि को कोई भी जो हानि है वह नहीं पहुंचाई, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यह बताया गया है इस पैराग्राफ में कि उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धिशाली थे। वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे और मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के जो नए मार्ग थे वह खुलते चले गए। इसके बाद दोस्तों जिक्र आता है चंदेरी का, ये देखिए, है ना, चंदेरी को आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिल जाता है। और बुरहानपुर की अगर मैं बात करूं तो पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था उस समय, है ना। और अब उसने क्या किया था, लेकिन जो वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र थे उसको बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को भी शामिल कर लिया था। इसके बाद में दोस्तों जिक्र आता है जाट, है ना, इन्हें भी पढ़ते हैं। दोस्तों अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी क्या किया, 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता को मजबूत कर लिया, सुदृढ़ कर लिया। और उनके नेता है चूड़ामन, है ना,
इनके नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। दोस्तों 1680 के दशक तक आते आते क्या हुआ, इनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच में क्षेत्र पर होना शुरू हो गया और कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। दोस्तों जाट जो का जब भी जिक्र आता है तो वो एक समृद्ध कृषक थे, यानी किसान थे, और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए थे। दोस्तों सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर गया था। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला, उसको लूट लिया, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। दोस्तों नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। दोस्तों इस चित्र को आप देख रहे हैं, यह दीग का राजमहल समूह है, ठीक है ना। इसकी इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बांग्ला गुंबद पर गौर करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों इस अध्याय के अंत में हम पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति के विषय में। ये जो जानकारी दी गई है, ठीक है ना, यह मैं शब्दशः आपके सामने पढ़ूंगा। दोस्तों 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। 18वीं शताब्दी में भारत की जो अलग अलग राज्य व्यवस्थाएं थी, उनमें जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में दोस्तों जो पश्चिमी दुनिया थी, उसमें 18वीं शताब्दी में आखिरी दशकों तक यहाँ पर जो है बनी हुई थी। इसी प्रकार की स्थिति अमरीकी 1776-1781 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को चुनौती दे दी। दोस्तों जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ना, तो उसके दौरान क्या हुआ था, उसके दौरान मध्य वर्गों, किसानों और शिल्पकारों ने पादरीगण और अभिजातों के विशेष अधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब उनका यह मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्मसिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए, लोगों की सामाजिक स्थिति की योग्यता पर यह सब निर्भर होना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने दोस्तों यह सुझाया था कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर उस समय होने चाहिए। उनका यह भी कहना था दोस्तों कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलनों ने दोस्तों धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से जड़ पकड़ी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आपको समझ में आया होगा, और यदि यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों, सहपाठियों, साथियों, मित्रों के साथ में, ताकि वह भी इस जानकारी को जो है वह प्राप्त कर सके और देख सके। और दोस्तों जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए नमस्कार।